Now look here. Now see. कुतुब मीनार की ये कुतुब मीनार से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेते हैं इसको। ये कुतुब मीनार, ऑलराइट, किधर है ये? दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। सारी जानकारी लेंगे इस बारे में। आप कभी भी गए हैं या आपने किताबों में देखा होगा, एक मीनार है, नाम उसका कुतुब मीनार। एंड हाल ही में कंट्रोवर्सी तैयार हुई है। अगेन एक कंट्रोवर्सी तैयार हुई है, और ये कंट्रोवर्सी क्या है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ के ये ढांचा बनाया गया है। वही बात है कि मामला सारा राम मंदिर से बिगिन होता है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, तो उसके ऊपर कोर्ट का डिसीजन आया कि ये ढांचा राम मंदिर के लिए अलॉट कर दो और बाबरी मस्जिद को कहीं और जगह पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। मगर उसमें भी एविडेंस नहीं मिले थे कि ऐसा है। इसके बावजूद कोर्ट ने एक पीस मेंटेन करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच में, काफी सालों से ये मामला चला हुआ था, लोगों के बीच में घृणा पैदा हो रही थी इस मामले को लेके, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया। इसके बाद डिफरेंट जगहों के ऊपर अब जो हिंदू कम्युनिटी के वो लोग जो थोड़ा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हैं, वो हर जगह डिमांड ऑलमोस्ट कर रहे हैं कि जो भी मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स हैं या उस समय के इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं, कुतुब मीनार में से एक है, उनका मानना है कि ये ढांचा भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर बनाया गया है। एंड दैट इज वाई हम चाहते हैं कि इसको रिमूव कर दिया जाए। ताजमहल पे भी कंट्रोवर्सी हो रही है। अब आप थोड़ा सोचिए कि कुतुब मीनार को या ताजमहल को जब मैं आपसे कह रहा हूं तो आपके दिमाग में क्या स्मृति आ रही है कि ये अच्छी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, या चूंकि आपने कहीं फिल्मों में नाम सुना है ताजमहल का तो आप लगता ताजमहल अच्छी चीज है। सॉफ्ट ड्रिंक में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद भी हम पीते हैं क्योंकि हमें अच्छा फील होता है, सपोज कर लीजिए। बट पॉइंट ये कि क्या ताजमहल में भी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है क्या, या हम लोगों ने बार बार नाम सुना इसलिए हमें अच्छा लगता है? व्हाट डू यू थिंक? तो ट्रूथ ये होगी कि ये सच में बहुत ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है जो बनाया गया है अंडर इस्लामिक रूल। अब आज के समय में इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, और ये ट्रूथ भी है कि उस समय पे जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे उन्होंने कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर तोड़े भी हैं। बहुत बड़ा सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है, महमूद ऑफ गजनी ने, जो गजना से आया था अफगानिस्तान से, उसने इसको ब्रेक किया और लूट पाट के चला गया था। तो यहां से क्लियर एविडेंस मिलते हैं कि मुस्लिम इन्वेडर्स हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा और अंदर जो हीरे जवाहरात थे उनको लेके वो भाग गए थे। बस है कि नहीं? बट उन बेसिस पे अगर हम ऐसे मुद्दों को डिस्कस करें कि क्या कुतुब मीनार भी इसी तरीके से है, तो फिलहाल कोई एविडेंस इसका है नहीं। तो कंट्रोवर्सी काफी स्टार्ट हो रही है इसके रिगार्डिंग भी। तो ताजमहल एंड कुतुब मीनार दो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। रीजन ऑफ कंट्रोवर्सी इज सम हिंदू ग्रुप्स आर क्लेमिंग कि ये जो ढांचा है वो उनके मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, एंड वी वांट टू क्लेम दैट ढांचा बैक। माने जो ढांचा पहले था हिंदू देवी देवताओं का, उसको एज इट इज किया जाए, इसको अंडू किया जाए जो ये चीजें बनाई हैं इस्लामिक रूलर्स ने। तो बात करेंगे हम लोग कि कुतुब मीनार के बारे में। अब देखिए करंट अफेयर में क्या बात हो रही है। करंट अफेयर में खाली न्यूज में ये टॉपिक आया कि कुछ हिंदू ग्रुप्स कह रहे हैं
कि कुतुब मीनार उनके देवी देवताओं को मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है, हमें ये ढांचा यहां से रिमूवल चाहिए और जो मंदिर पहले था वो मंदिर में दोबारा चाहिए। ये न्यूज है। पर हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुतुब मीनार को यूं पढ़ेंगे ताकि यहां से कोई क्वेश्चन बने तो हमें उसका आंसर आता हो। पहली बात, कोई भी बिल्डिंग खड़ी है जो किसी धर्म का प्रतीक है या नहीं है, मान लीजिए, तो कानून है उसका 1991 का, जो है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992, जो क्लियरली कहता है कि 1947 से पहले जो ढांचे थे किसी भी धर्म के हों वो उनको एज इट इज रखा जाएगा और कोई भी कंट्रोवर्सी के तहत उनको हम डैमेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं, सीरिया, लीबिया, इराक, ये 3 देशों के नाम सुनते आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में ये कट्टर मुसलमान वहां रहते हैं या फिर वहां पे जो हुकूमत है वो मुस्लिम्स की और कट्टरता की है। यूएई में ऐसा नहीं है। यूएई जिसका फेमस शहर दुबई है, काफी लोग वहां घूमने जा रहे हैं आजकल, मीन्स वहां मुस्लिम कट्टरता। देखो, किसी भी देश में जब आप घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहां का माहौल चेक करते हैं आप कि वहां का माहौल कैसा है। ये ना हो कि आपके रंग, जाति, धर्म के नाम पे वहां के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाए। जो देश जितना हॉस्पिटेबल होता है ना, जो अपने अतिथियों का स्वागत करता है जितना ज्यादा, वहां उतने अतिथि ज्यादा पहुंचते हैं। और दुबई तो वैसे भी डेवलप्ड है और उनका स्वागत करने का तरीका बहुत बढ़िया है। और इट इज ट्रूथ कि दुबई एक ऐसा शहर है यूएई का जिसके अंदर आप अगर किसी भी घर में एज अ गेस्ट के तौर पे पहुंचे और कहें कि हमें भूख लगी खाना, वो कहते हैं आपको बिना खाना खिलाए नहीं भेजेंगे, दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग। ये उनकी हॉस्पिटैलिटी का तरीका है। तो दुबई के अंदर यू विजिट एनी हाउस, दे विल ऑफर यू फूड इन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विद गुड हॉस्पिटैलिटी। तो बोलने का अर्थ है कि ये देश यूएई जो है आज के समय में इतना महान कैसे बन गया। ये भी मुसलमानों का देश है। यूएई और इराक और ये जो मैं नाम ले रहा हूं सीरिया, ये इतने खराब क्यों हो गए? बिकॉज ऑफ उनका कट्टर माइंडसेट है। उनको लगता है कि उनके इस्लाम में जो बातें कही गई हैं वही सच हैं और बाकी जो भी लोग, इनका धर्म कोई और है, चाहे हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उनका मानना है कि जो भी इन धार्मिक ढांचे जिन्होंने बनाए हैं उनको तोड़ दिया जाए। इसलिए सीरिया के अंदर कई हैं चर्च जो बहुत पहले की आर्किटेक्चर थी तोड़ दी गई, कई बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर थे तोड़ दिए गए। रीजन क्या इसके पीछे? कट्टरता उनके। और हम भी आज डेमोक्रेटिक इंडिया में या फ्री इंडिया के अंदर वही एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे कि चूंकि वो बाहर से आए थे, उन्होंने हम पे हुकूमत की थी, शासन किया था, शोषण किया था, तो हम उनका ढांचे, बनाए हुए ढांचे को तोड़ देंगे। तो हम उनमें कोई खास फर्क नहीं है। और इंडिया में टूरिस्ट जब आएगा तो वो मुस्लिम भी होगा, वो क्रिश्चियन भी होगा, वो जैन भी होगा, वो बुद्धिस्ट भी होगा। उनको इन लगे कि उनके हिंदुस्तान के अंदर किसी एक धर्म के खिलाफ कम्युनिटी जो है वो अगेंस्ट हो गई हुई, ऐसा ना लगे। इज इट ट्रू नॉट? तो आप कभी भी घूमने सीरिया नहीं जाएंगे, आप कभी भी घूमने इराक मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां की जो फंडामेंटलिज्म है काफी स्ट्रांग है, मैंने वो काफी कट्टर है। तो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू मी, अगर देखा जाए तो ये एक ब्यूटीफुल ढांचा है। ये तोड़ा ना तोड़ा हमें उसकी नॉलेज नहीं है, पर आज के समय में ये एक आई कैचिंग बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, ढांचा है। तो मैं पहले से कहा था कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, जो बनाया गया था किस पर्पस से? ये बनाया गया था उसी पर्पस से क्योंकि 1991 आते आते हर जगह पे हिंदू ग्रुप्स मांग कर रहे हैं कि जो मुस्लिम आर्किटेक्चर हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि वो उनके धार्मिक मंदिरों को तोड़ के बनाए गए हैं। दैट इज वाई एक लॉ की नीड पड़ गई कि भी क्या किया जाए, क्योंकि आए दिन हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं इन्हीं मुद्दों को लेके। तो ये लॉ बनाया गया विच सेज दैट कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो कुछ भी जैसे जैसे है उसको वैसे ही आगे रखेंगे, हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। तो राम मंदिर का फिर इशू क्यों उठाया गया? क्योंकि राम मंदिर का इशू 1947 से पहले चलता आ रहा है। जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद,
का मुद्दा था, ये आजादी से पहले का कोर्ट में चला हुआ मुद्दा है। दैट इज इसको सॉल्व किया गया। पर ये नहीं कि आज आप किसी भी इसमें घुस जाएं और बोलें कि नहीं ये तोड़ो, इसको यहां से निकालो इसको, ये नहीं चलेगा, ये लॉ कहता है। उसके बावजूद भी कई लोग आमदा हैं कि हटाना है बस इसको यहां से। कई ऐसे हिंदू ग्रुप्स हैं जिनका मानना है कि हिंदुस्तान जो इंडिया है उसका कल्चर मुस्लिम ने आके यहां चेंज कर दिया है। हम सनातनी थे या वैदिक थे, हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारा खान पीन बहुत अलग था। ये मुस्लिम यहां आए, कबाब, तंगड़ी कबाब, ये चीजें यहां लेके आ गए, ये अपना कल्चर लेके अपना यहां आ गए हैं। और आप जानते हैं हमारे बॉलीवुड में, ये यूं भी हमारी सिंगिंग में, हमारे म्यूजिक के अंदर छाप है किसकी? इस्लामिक कल्चर की छाप है पूरी की पूरी। इसको अंडू करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है करना। दिल एक इस्लामिक वर्ड है, अगर टिपिकली कहूं मैं तो उर्दू और दैट इज अरेबिक। तो दिल जो दिल है ये, पर हृदय जो है वो ये हिंदी का शब्द है। पर आप क्या यूज करते हैं ज्यादातर? मेरे हृदय में कुछ हो रहा है। यू विल नेवर यूज दीज वर्ड्स, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में आपने दिल को इतना कॉमन कर दिया और दिल बोलने में भी ठीक लगता है। क्या किसी साजिश के तहत हमने इसको जिधर भी है दिल बोलना सीखा है? या हमें ये वर्ड अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट है? या कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड ने दिल 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 ये चला रखा है, दिल, और गाने भी इस पे लिखे हैं, मूवी के नाम उस पे लिखे हैं, एंड देन ये वर्ड सोची समझी साजिश के तहत फेमस करवाया गया बाय भट्ट फैमिली, मुकेश भट्ट या सलमान खान, पंचिंग बैग ऑफ बॉलीवुड। कभी भी उनको कुछ बोल दो, कहते इनके कारण ऐसा हुआ है। इस्लामीकरण हुआ है बॉलीवुड का भी। पहले जो गाने आते थे उन गानों में संस्कृत और हिंदी के शब्द होते थे। व्हाट टू से, मेरी भी नॉलेज कम है, मगर जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप देखेंगे 1947 ऑनवर्ड उसमें छाप जो थी म्यूजिक के अंदर, उसमें संस्कृत और हिंदी के वर्ड्स काफी यूज किए जाते थे। बट उसके बाद जो है वो आप देखेंगे जो आगे सॉन्ग्स आते हैं उनमें ज्यादातर वर्ड्स अरबिक और उर्दू के यूज होना शुरू हो गए। वाई? इस्लामीकरण करना है बॉलीवुड का, क्योंकि ऑडियंस जो है ना वो इंटरनेशनल है। अंडरस्टैंड करना हमेशा ऑडियंस का है इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल ऑडियंस मतलब पाकिस्तान भी उसमें है, अफगानिस्तान भी उसमें है, पूरा मिडिल ईस्ट बॉलीवुड मूवीज का फैन है। मनी, कमर्शलाइजेशन, संस्कृत में मूवी के अंदर गाने डालोगे वो देखेगा नहीं, फायदा क्या हुआ भाई? इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेसमैन जो प्रोड्यूसर है वो पैसा लगाएगा 10 लाख तो 20 लाख की सोचेगा। मूवीज बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और फ्लॉप होती हैं तो प्रोड्यूसर रोड पे जाता है। आप अंडरस्टैंड करिए चीज को। जिन लोगों ने मूवी बनाई नहीं है, डंडा लेके चल पड़ते हैं, बजरंग दल एंड ऑल दिस गाइस, उनको क्या मालूम है फिल्म बनती कैसे है, आर्टिस्ट कितना पैसा मांगता है। तो 100 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़ मूवी बनाने में लग जाते हैं, और इतना पैसा लगाने के बाद अगर मूवी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो सारी कमाई उसकी पानी में गई। तो बहुत रिस्क लेता है प्रोड्यूसर मूवी को बनाने में। वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन। और अफगानिस्तान से लेके, पाकिस्तान से लेके, ये सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज बॉलीवुड की फैन है, बहुत चलती है वहां बॉलीवुड की मूवीज। तभी तो हमारे प्रोड्यूसर्स ने या इन डायरेक्टर्स ने ऐसी कोशिश की कि हमारी हिंदी फिल्म सिनेमा जो है वो इंटरनेशनल बन जाए। मानी जितनी भी ऑडियंस है हमारे मिडिल ईस्ट में, मध्य एशिया जो ये सारा आता है, जिसमें कि इराक, ईरान सारी भी हैं, अफगानिस्तान, सारी कंट्रीज में मूवी चले, तो उन्होंने उसके अंदर फिर थोड़े शब्द ऐसे भी अटैच किए। ऑलराइट, तो इससे हुआ क्या, आप सरप्राइज होंगे कि इवन हमारी मूवीज क्या, सलमान खान, शाहरुख तो इतने फेमस हैं, अक्षय कुमार, पाकिस्तान में जाओ आप, फैन है इनके, अक्षय कुमार के फैन है पाकिस्तान, शाहरुख खान के फैन है। तो व्हाट आई ऑब्जर्व दैट, एक कोई किसी ने कोई बुक लिखी थी, शशि थरूर की एक बुक है, उसमें वो क्या मेंशन करते हैं कि अफगानिस्तान आज से कोई 22 साल पहले तालिबानियों की उसमें शासन था। अब तालिबानी फिर उसमें आ गए हैं।
तालिबानी काफी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं। अब तालिबानी तो आतंकी हैं, सारे टेररिस्ट हैं, तो कोई भी टेररिस्ट अपनी इनकम कैसे चलाएगा? लूटपाट से चलाएगा। तो ये तालिबानी जो लोग हैं आतंकी, ये शाम के समय जब लोग सोए होते थे, इनके घर से चीजें चुरा लिया करते थे, उससे फिर पैसे हथियार लिया करते थे, और ये सारा इनका काम था। अब लोग सतर्क हो गए कि कुछ लोग आते हैं चोरी करने के लिए, तो वो सतर्क हो गए। मगर जैसे ही बॉलीवुड का इनके ऊपर थोड़ा असर हुआ, एक शो था कभी सास भी बहू थी, कुछ ऐसे था, राइट, जिसमें ये स्मृति ईरानी जो मिनिस्टर हैं अभी, उसमें उनका किरदार जो था वो तुलसी का था। तो वो सीरियल इतना फेमस हुआ अफगानिस्तान के अंदर कि हर घर में शाम को 8 बजते ही, क्योंकि सास की भी कभी बहू थी, और ये सीरियल चल पड़ा पूरे अफगानिस्तान में। दर्री जो उनकी लोकल लैंग्वेज, उसमें डब करके ये शो चल पड़ा। इतना फेमस हुआ कि 8 बजे ही लोग पूरी नजर लगा के टीवी से चिपके हुए हैं। आतंकियों ने बाहर से उनका सामान चुरा लिया। 8 बजे उनको आसानी हो गई, 8 बजे आएगा, क्योंकि सास भी गई बहू थी, 9 बजे कहानी घर घर की, 9-10 ऐसे बजा देंगे, तब तक सामान चुरा लेंगे वहां से। उन्हें चुराया और बाहर लिख गए तुलसी जिंदाबाद उनकी दीवारों पे, ठीक है। उसके कारण उन्होंने, जो लोग अवेयर नहीं थे, उन्हें सामान चुरा लिया। अब ये है पावर सॉफ्ट स्किल की जो इंडिया डिलीवर कर रहा है। हमारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इंटरनेशनली, इन कंट्रीज में भी हमारा रोजगार चलता है, और प्लस इंडियन कल्चर वहां पहुंचा है। अगर हम अपना एक्सपोर्ट जूते चप्पल मोबाइल फोन बना के नहीं कर सकते हैं, तो मूवी बना के करो, डेली सोप बनाओ, सीरियल बनाओ। भाई एक्सपोर्ट डजंट मीन दैट एक्सपोर्ट हमें मोबाइल फोन ही बनाने हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, बॉलीवुड कितनी फैन है, इतने सीरियल वहां जाते हैं, म्यूजिक, रफी मोहम्मद और किशोर लता कहां तक फेमस है, आप इमेजिनेशन करना जरा, मिडिल ईस्ट तक फेमस है ये लोग। कैसे हुआ? तो अगर हम एस्पायर करते हैं कि हम हॉलीवुड के जैसे बने, तो वी शुड हैव अडॉप्टेबिलिटी ऑफ एवरी कल्चर, एवरी लैंग्वेज, इज इट नॉट? तो इसलिए फिलहाल जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि वो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी रिसर्च में कमी है। और अगर कोई ढांचा किसी एक ढांचे को तोड़ के बनाया गया हुआ, तो उस पर बात हो सकती है, डिबेट उस पर हो सकता है। बट कई लोग बिकॉज ऑफ हेट्रेड भी ऐसा कर रहे हैं। दे हैव जेन्युइन हेट्रेड फॉर द मुस्लिम्स, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो किसी भी तरीके से कोई मुद्दा उछाल के जो है वो चाहते हैं कि हटाया जाए यहां से। माने वो चाहते हैं कि इंडिया से इस्लामिक जो छाप छोड़ गए हैं 1000 साल तक मुस्लिम रूलर्स, उसको मिटाया जाए, यहां से अंडू किया जाए। ये सोच कैसे आप खुद सोचेगा, आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस योर ओपिनियन, बट आप खुद सोचिए इंडिपेंडेंटली कि ये चीज सही है कि नहीं है। भाई बात हम करते हैं कि कोई भी आर्किटेक्चर है, ढांचा है, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी किसके पास है? कोई, हाँ जी, कोई भी आर्किटेक्चर है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, मकबरा है, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी, जैसे ऊपर एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, बहुत ओल्ड है और रिच है आर्किटेक्चर में, उसकी प्रोटेक्शन की भी जिम्मेवारी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, जो आर्किटेक्चर होते हैं। हाँ जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पास होती है उसकी, तो इसकी प्रोटेक्शन करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी प्रोटेक्शन करता है। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको बता दूं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं, उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था। 1861 में इसी व्यक्ति ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसका पर्पस था कि देश में जितने भी आर्किटेक्चर हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। ये बात
तभी तो आप जानते हैं कि ताजमहल और चार मीनार से लेके जो भी इस्लामिक हो या हिंदुइज्म वाले हो या सांची स्तूपा, तो मैंने कहा कि ये तो बुद्धिज्म वाला आर्किटेक्चर है, तो हमने उनको संभाल के रखा हुआ है। प्रोटेक्शन ऑफ दीज आर्किटेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया के टूरिस्ट इंडिया जब आते हैं तो वो इनको देखने भी यहां आते हैं। रिमेंबर दिस। तो टूरिज्म आपके देश में तभी आएगा जब हर तरह के धर्मों के आर्किटेक्चर आपने संभाल के रखे होंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखिए श्रीलंका, एक मिनट सुन लीजिए फिर लिखिए आप। श्रीलंका का टूरिज्म, श्रीलंका का ज्यादातर ट्रेड आता है थ्रू टूरिज्म, ज्यादातर पैसा टूरिज्म से कमाते हैं। और श्रीलंका ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या तक नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मानते हैं कि जो श्रीलंका है वो उस समय का लंका है जो रामायण के समय सीता मां को लेके रावण भागता है, तो रावण की लंका ये श्रीलंका, जो सही नहीं है। ये श्रीलंका वो लंका नहीं है, वो लंका किताबी लंका थी। मैं ऐसे बोलूंगा, कुछ लोग गाली भी दे सकते हैं मुझे कि भाई क्या बात कर रहे हो, हमारा विश्वास है कि वो तो वही श्रीलंका है, वही लंका है। तो चूंकि हमारे देश से कई लोग श्रीलंका इसलिए जाते हैं मात्र कि कई समय तक माता सीता ने वहां पे कष्ट सहे थे, वहां रही थी अशोक वाटिका में रावण की। जब रावण दिखा आता था बाहर से तो वो हर बार उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं, हर बार, और कहते कि मैं लंकेश हूं, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे तुम मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हो, फलना फलना ऐसा सा। तो वहां रही काफी दिन तक। अब ये है कहानी सिर्फ किताब के अंदर, रियल में कोई अशोक वाटिका नाम की चीज थी ही नहीं। और श्रीलंका की लैंग्वेज सिन्हालीज में कोई भी बात इस बारे में लिखी नहीं गई कि कोई रावण थे, कोई राम आए थे यहाँ पे, हनुमान उड़ के समुद्र पार किया था राम से, तो कोई चीज ही उनके उसमें नहीं है। तो भाई अगर मान लो आपको मेरे घर की कहानी पता हो तो मुझे नहीं पता हो ये क्या। आप कहें कि मेरे दादा, आप कहें कि आपके दादा बहुत शूरवीर थे, मेरे को नहीं मालूम होएगा। अगर मुझे ही मालूम नहीं और आप कह रहे हैं तो मैं पजल तो होऊंगा ना कि क्या कर रहे हैं आप लोग। और आप कहें कि मेरे परदादा ने राज किया था किसी एक घराने से, तो मुझे क्यों इसका पता नहीं होएगा। तो इसलिए श्रीलंका के लोगों को पता ही नहीं है कि वहां रावण नाम के बहुत पावरफुल चारों वेदों के ज्ञाता हुए, उनको मालूम ही नहीं है। मगर चूंकि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल अशोक वाटिका क्रिएट कर दी, आर्टिफिशियल बना दी, पेड़ बना दी ये, और जहां सीता मां रही थी बिल्कुल जो ये रामायण का सीरियल था ना वैसे ही बना दी वहां पे, और लिख दिया सीता मां, ये हनुमान के पैर यहां पड़े थे, झूठी लिख दिया। और जब इंडियन टूरिस्ट वहां जाते हैं तो शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं कि मां सीता यहां रही थी, हनुमान ने ये पेड़ हिलाए थे यहां पे, ऐसा सा लोग करते हैं। तो ये श्रीलंका की गवर्नमेंट की फिलॉसफी कि अगर टूरिस्ट इस बात पे यहां आना चाहता है कि उसका बिलीफ है, सच नहीं है, उसका बिलीफ है कि ये वही लंका है जहां मां सीता रही थी, तो लोग आ रहे हैं। टूरिज्म जब आता है तो काफी पैसे बना के जाता है, आप जानते हैं, वो रूम में रहते भी हैं, वो खाना भी खाते हैं, सामान भी लेते हैं, तो इकोनॉमी काफी डेवलप करती है। और एक बात आपको बता दूं मैं, सबसे अधिक जो मार्जिन है वो किसके अंदर है, वो टूरिज्म के अंदर है। माने अगर टूरिज्म के लिए इन्वेस्टमेंट जब आती है, इट क्रिएट्स मैक्सिमम जॉब्स। वो होटल, वो टूरिज्म, रेस्टोरेंट से लेके तमाम सारी शॉपिंग मार्केट से लेके सारी चीजें वहां डेवलप होती हैं। तो आप भी जब कहीं घूमने जाते हो तो आप भी नहीं परवाह मारते कि आपकी जेब में कितने पैसे बचे हैं, आप मैक्सिमम एंजॉय वहां करना चाहते हैं। दैट इज वाई इन्हीं जो ये धार्मिक स्थल हैं या टूरिस्ट प्लेसेस हैं, यहां जाने के बाद या उस एरिया में अगर कोई चीज महंगी भी लग रही है तब भी आप पैसे दे के आते हैं वहां पे। क्या लगता है कि आप घूमने फिरने आए तो क्या करनी नेगोशिएशन की, 5 रुपए कम कर ले, 50 रुपए कम कर ले, 1000 रुपए कम कर ले, ऐसा नहीं कर। दैट इज वाई उस एरिया की इकोनॉमी काफी डेवलप हो जाती है। ऑलराइट, तो जो चीज है नहीं श्रीलंका वो बना के माल बेच रहा है, और हमारे पास जो आर्किटेक्चर ऑलरेडी पड़ा, हम कहते हैं इनको हम तोड़ देंगे। तो ये कौन सी सोच हम दिखाना चाह रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आगे हम चले इसके अंदर, हमने प्लेस ऑफ वर्शिप तो डिस्कस कर लिया है, एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि ओके मी शो पिक्चर। मैं थोड़ा इसको यहां कर देता हूं, राइट।
उसके बाद फिर हम देखिए, ये जो अपना कुतुब मीनार है, ये कुतुब मीनार यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा भी है। यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इसमें ग्रेट चोला टेम्पल भी हैं, 40 है, ठीक है। इसमें कई चीजें हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अपना कुल्लू वाला, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, राइट। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑलराइट, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सुंदरबन डेल्टा पार्क, सन कोणार्क टेम्पल जो उड़ीसा के अंदर है, सन टेम्पल, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब काफी नाम है, मैं लूंगा तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। एलोरा केव से लिखा, हाँ जी, सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा यमुना के कॉन्फ्लुएंस से, सॉरी, गंगा ब्रह्मपुत्र, जो अपना ये वाला एरिया और ये जो बांग्लादेश वाला, यहाँ इस एरिया में जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है। डेल्टा फॉर्म होता है जब जैसे जो रिवर है उसका वो ओशन के पास पहुंचती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है रिवर का, तो प्रेशर कम होने से फिर वो यहां वहां बढ़ जाती है, एक लैंड फॉर्म वहां क्रिएट हो जाता है विच इज कॉल्ड द डेल्टा। आपको मैं दिखाऊंगा सुंदरबन डेल्टा कैसे बना है, क्या सारी एक पिक्चर के जरिए दिखाऊंगा आपको मैं। बट पॉइंट ये है कि भी काफी एलोरा केव, अजंता केव्स, क्या कहां नहीं है, देखिए जंतर मंतर है, ऑलराइट, जो इंपॉर्टेंट नाम है धौलावीरा अभी रिसेंटली हुई है। तो ये 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक नाम कुतुब मीनार का भी है। अब पॉइंट यहां से क्या बनता है, पॉइंट यहां से ये बनता है कि यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड करता है तो वो कुछ एक क्राइटेरिया लेता है, जिस क्राइटेरिया पे अगर कोई साइट उतर जाए तो उसको देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम। मैंने इंडिया में ऐसी 40 ही साइट्स हैं, जगहें हैं जिनकी औकात है यूनेस्को की लिस्ट में आने की, उनमें कुतुब मीनार भी है, और हम कहते हैं कि इसको उखाड़ दो। मतलब हमें मेंटल हॉस्पिटल जाने की जरूरत हो चुकी है। जो यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है, आप मात्र ये कहते हैं कि कोई मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे उन्होंने बना दिया। अगर मंदिर तोड़ा भी है तो उसकी चर्चा हो सकती है, डिबेट हो सकता है, पर प्रूफ, बिना प्रूफ के आप कैसे बता सकते हैं? क्या पता मेरा घर ही किसी की घर को तोड़ के बनाया गया, मुझे क्या मालूम है? इज इट ट्रू नॉट? नोबडी नोज कि जहां हम खड़े समय वहां नीचे क्या था हम नहीं जानते हैं। आज जहां आप नीचे खड़े, जिस रूम में खड़े हो, उसकी बिल्डिंग के नीचे पहले क्या बना हुआ था हम क्या जानते हैं? बट जो था पहले उसके एविडेंस भी हमारे पास कहां है? तो बिना एविडेंस के हम किसी एक इंपॉर्टेंट ढांचे के ऊपर डिबेट स्टार्ट कर देंगे तो गलत बात है। और ऊपर से ये जो कुतुब मीनार है, इसने कितना स्पेस लिया होगा? गया कोई वहां पे? तो कितना का स्पेस लिया होगा? इस रूम से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 22 बाय 25 फीट की जगह ली है। वही क्यों तुम्हें हटाना यार? यहां वहां और कहीं भी देखो, तुम्हें वही 22 बाय 25 फीट की जगह से दिक्कत क्या है? दिक्कत इज इन द माइंड। तो ये चीज यहां से है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक ये हिस्सा है। एंड और इसके बाद मैं थोड़ी सी और बात करूं तो 1993 के अंदर यूनेस्को ने कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत पैरवी करनी पड़ती है, बहुत क्वालिटीज दिखानी पड़ती है कि जो साइट है इसमें ये चीज है वो चीज है। इतनी एफर्ट लगाने के बाद जो है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, तो वो फिर उस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा देती है। एंड इसके बाद मेंटेनेंस का खर्च यूनेस्को प्रोवाइड करती है उसके आसपास। और स्पेशली मान लो मुझे राजस्थान जाना है, आप जरा सोच के देखिए, तो मैं राजस्थान में कहां कहां घूमना चाहूंगा? सबसे पहले मैं घूमना चाहूंगा वहां पे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, मैं जंतर मंतर में जाना चाहूंगा। ऑलराइट, तो जो इतनी फेमस जगह जिसको दुनिया मानती है, मैं वहां पहले जाना चाहूंगा। जिसको दुनिया मान चुकी है
उनको हटाना मेरे ख्याल से सरासर जो है वो गलत होगा। पहले ना ऊपर भी जाने देते हैं, सीढ़ियां हैं। हाँ पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बंद करवा दिया। वही है ना, कुछ लिख के चले आते हैं कुछ लोग, वहां पे थूक के चले आएंगे गुटखा, जुबा केसरी करके आ जाएंगे। तो इसलिए जो है वहां पे अलाउड नहीं। काफी देखकर हौस खास ऐसे एरिया में, दिल्ली में तो भरा है ना आर्किटेक्चर। तो जिंदगी में एक बार दिल्ली जाना जरूर चाहिए घूमने के लिए, मतलब एक हफ्ते का और गुरुद्वारे में खाना खाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बंगला साहिब में हर टाइम का लाखों लोग खाना खाते हैं दिन में वहाँ पे। तो वहाँ पे आप घूमेंगे दिल्ली के अंदर, आप पाएंगे कि आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आप घूमेंगे तो हिस्ट्री में ऐसा इंटरेस्ट पैदा होगा क्योंकि हर जगह पे आपको एक चीज नजर आती है जो यूनिक है और क्या बात है उसके। तो फिर आप एक नेचुरल स्टूडेंट बनते हैं हिस्ट्री के। अदरवाइज आप गए नहीं और कहीं यहीं से कहीं शेयर कर देंगे फेसबुक पे कि हटाओ इसको, तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है, आपने देखी नहीं वो चीजें, आर्किटेक्चर आपने अप्रिशिएट, आपको नॉलेज ही नहीं आर्किटेक्चर के बारे में। तो वो बात यहाँ से है। तो हाँ जी, हाँ हाँ, वो तो खैर अब इस्लामीकरण था तो इस्लामिक रूल के अंदर तो आयतें लिखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुरान के अंदर जो जैसे श्लोक होता है ना, उसमें कबीर की वाणी में क्या है, श्लोक है ना, तो कुरान में आयतें होती हैं। तो याद कर लिया आयत की तरह, सुना आपने, रट लिया मतलब इस तरह से, तो आयतें लिखी जाती हैं। चल जो भी है, अब हम एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहेंगे। एक काम करते हैं, ये ऊपर चला है इसको मैं हटा दूं साइड से, थोड़ा साइड कर देते हैं इसको। एंड ये तो ये दिल्ली सल्तनत के समय कुतुब मीनार बना। और दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे पहले राजपूतों ने राज किया। दिल्ली जो आज की दिल्ली है, दिल्ली सल्तनत कहते हैं उसको, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिलहाल वो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में है। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर सबसे पहले राज किया था किन्होंने, तोमर्स ने। और तोमर, पान सिंह तोमर लाइक, ये तोमर जो थे वो राजपूत थे, इन्होंने पहले राज किया। फिर चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे। पर चौहान को किसने डिफीट किया था, मोहम्मद गौरी ने। बैटल ऑफ ताराइन 1191 में जीता चौहान, 92 में हार गया था। उसके हारने के बाद चौहान को मार दिया गया था गौरी के द्वारा, मोहम्मद गौरी ने उसको मार दिया। और उसको मारने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपना स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का राजा बना दिया, सुल्तान बना दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से, ये टर्किश थे, तुर्किस्तान से आए थे सारे, टर्किश मतलब ये सारे टर्किश थे, तो तुर्की से आए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट वन इसका अंडर स्लेव डायनेस्टी। ये सारी क्या थी डायनेस्टी, अरे स्लेव जानते हो स्लेव क्या होता है, गुलाम वंश। माने जैसे मान लो जो मेरा सबसे खास होगा, जो मेरे बोलने पे जान दे सकता है, वो मेरा क्या है, स्लेव है, क्या ना है कि नहीं। तो फिर अपने बच्चों को राजा ना बना के स्लेव को बनाते थे अगला राजा, ताकि उसके कहे पे कुछ भी कर सकता है। जो आपके कहे पे जान दे सके, मीन्स उस पे आपका विश्वास सबसे अधिक होगा ना, आपका बिल्कुल जैसे कटप्पा किसका था वो, पद्मावत में भी ऐसा। हाँ जी, नहीं किसका, हाँ गफूर, बिल्कुल बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर इल्तुतमिश बने थे दिल्ली के अगले शासक। उन्होंने अपनी बेटी को बनाया था, रजिया को। रजिया की बहुत पेनफुल कहानी नहीं बताऊंगा आपको मैं। फिर घियासुद्दीन बलबन थे, एंड फिर खलजी आ गए, वही खलजी, अलाउद्दीन खलजी एंड ऑल दीज गाइस। जलालुद्दीन थे उसके चाचा, और अलाउद्दीन वो उसको मार के बन गया। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मुस्लिम की शिक्षा दीक्षा थी ऐसी कि अपनों को मार के वो राजा बन रहे थे। पावर का नशा ऐसा है कि भाई बहन कुछ नजर नहीं आता। पावर का नशा ऐसा है, किसी की भी हत्या आप कर सकते हो अगर आपको पावर का नशा हो जाए तो, बस है कि नहीं है। जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हाथ खून से भरे हुए हैं सबके,
क्योंकि इन्होंने किसी समय ऐसी स्टेटमेंट दी है वोट लेने के लिए कि उसके बाद दंगे हो गए हैं। तो इन सभी के हाथों में खून के धब्बे हैं। फिर तुगलक आए, तुगलक ये हैं, फिर सईद आए, फिर लोधी आए। लोधी को हरा के, इब्राहिम लोधी को हरा के इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो बाबर ने 1526 के अंदर बनाई थी मुगल सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत यहां से लेके यहां तक है। अगर आप ये रट भी लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मगर थोड़ा सा आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं कुतुब मीनार के बारे में, तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी किसने? ऐबक ने, और कंस्ट्रक्शन फिनिश की थी इल्तुतमिश ने। इन दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है इसको बनाने में। तो ऐबक और इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार तो जानते हैं, मीनार एक ढांचा है, एक स्टाइल है आर्किटेक्चर का, और कुतुब का मतलब होता है जीत। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली के सल्तनत के राजा, किसको हरा के? राजपूतों को हरा के। तो ये अपने आप में जो टर्किश थे उनकी जीत थी हिंदुस्तान पे। तो उस जीत को शो करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कि हम जीते हैं, उन्होंने एक मीनार बनाया। तभी तो जो हिंदू मेंटालिटी के लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो सिंबलिज्म किसका था? मुसलमानों का हिंदुस्तान पे सेटअप होने का। मैंने मेरी आप बात समझिए, चौहान तक दिल्ली पे शासन किसका था? दिल्ली पे शासन मीन्स हिंदुस्तान पे शासन किसका था? राजपूतों का। और जब गौरी ने हराया चौहान को, तो दिल्ली से राजपूतों के शासन का खात्मा हुआ और इस्लाम या इस्लामिक रूलर यहां स्थापित हुए। गौरी खुद तो चला गया था, पर उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दी थी चलाने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से दिल्ली के अंदर इस्लामीकरण का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उसकी सेलिब्रेशन में कुतुब मीनार बनाई गई थी, जीत का सिंबलिज्म। तो अगर आप का एंगल दूसरा सोचने का, तो आप क्या बोलेंगे? ये जो बिल्डिंग खड़ी है ये उन इस्लामिक लोगों ने बनाई है जीत को दिखाने के लिए अपनी, इनकी ऐसे की तैसे हिंदुस्तान पे जीत दिखाने के लिए मीनार बना दिया। और आज हम गुलाम मानसिकता के लोग हैं जिसको हम देखे बैठे हैं कि हटाओ इसको यहां से। तो अगर इस तरह की हम मेंटेलिटी के हैं, विच मीन्स हम बहुत अलग तरीके से सोच रहे हैं इन चीज़ों को। और आप जानते हैं कि हर किसी की जो मेंटेलिटी है या माइंडसेट है वो आसपास के लोगों के व्यू सुनने से इन्फ्लुएंस होता है। और आप भी किसी पार्टी को अगर ज्वाइन करते हैं या किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो आपकी सोचने का तरीका, आपके वो जो है उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दैट इज वाई फिर आप वैसे सोचते हैं। मेरे ख्याल से आप एनसीईआरटी या कोई पढ़े लिखे व्यक्ति से ही आप हिस्ट्री की बातें सुने, नहीं तो आपका एक व्यू बन गया ना अगर हिस्ट्री के ऊपर, फिर आप हिस्ट्री पढ़ नहीं पाएंगे अभी भी लाइफ के अंदर, क्योंकि आपके अंदर रिलक्टेंस पैदा होती है। एक तरह की रिलक्टेंस मीन्स कि आप चाहते ही नहीं कि सच सुने आप, जो सच कोई हिस्टोरियन कह रहा है। सही ना, ये बात है। अब टॉपिक काफी ज्यादा थी, ये टॉपिक बहुत लेंथी था, बट एक और चीज है, इस पे कंट्रोवर्सी तैयार हुई है। और कुतुब मीनार के बाद जो कंट्रोवर्सी तैयार हुई है, एनी गेस किस पे होगी? पहले इसको बता लेता हूं। हाँ जी, एक और कंट्रोवर्सी तैयार हुई जी, एनी गेस कि कुतुब मीनार के बाद कंट्रोवर्सी किस बात पे हुई होगी? पेश खिदमत है अरविंद केजरीवाल। भाई इन पे एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। ये कंट्रोवर्सी है क्या? क्यों अरविंद केजरीवाल कंट्रोवर्सी में आ गए हैं? इनकी दिल्ली के अंदर 150 इलेक्ट्रिकल बसेस जो हैं केजरीवाल जी ने कल स्टार्ट की और अपनी पीठ थपथपा दी कि हमने किया है, हमने ये सारा पैसा खर्च किया है। और केंद्र सरकार कहती कि उनकी सपोर्ट से बसें ली गई हैं। तो केंद्र सरकार कह रही, केंद्र सरकार जानते हैं ना कौन होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केजरीवाल इन बसों को अपनी बता के पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि इसके अंदर कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का भी है जो वो बता नहीं रहे हैं। अब 150 बसें इलेक्ट्रिकल वाली चलेंगी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल कल लाइव भी हुए थे, उन्होंने फोटो भी खींची और कहा कि हम दिल्ली को साफ करने वाले हैं। कल नहीं, आई थिंक 3 दिन पहले की बात है। अब इलेक्ट्रिकल बसेस जो चलेंगी ना, उनका अगर हम एक हल्का सा एक एस्टिमेट लगाएं, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल कोई भी गाड़ी है, कुछ भी है, अगर 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर लगते हैं, मान लीजिए जैसे रिक्शा है, उसमें जो है वो पर किलोमीटर 7 to 8 रुपीज है वो। क्योंकि आज पेट्रोल
100 रुपए के आसपास है, तो 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर पेट्रोल चलाने पे खर्चा होगा रिक्शा कार के। और अगर आपका इलेक्ट्रिक है तो मात्र 80 पैसे। इसलिए इलेक्ट्रिकल बसेस को प्रमोट किया जा रहा है कि जो फ्यूल कॉस्ट है वो काफी कम है। अगर आप पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलाएंगे तो 1 किलोमीटर पे फ्यूल कॉस्ट है 7 रुपए से 8 रुपए के बीच में। और अगर आप इलेक्ट्रिकल चलाएंगे रिक्शा, दिल्ली चंडीगढ़ मेट्रो सिटीज में काफी इलेक्ट्रिकल रिक्शा है, काफी साल से 10 साल से कोई, तो 80 रुपए 80 पैसे पड़ेगा। तो लमसम आप कह सकते हैं कि बहुत कम उसके मुकाबले। तो इससे क्या होगा कि जो रिक्शा चलाते हैं या जो इलेक्ट्रिकल कार चलाते हैं तो उनका मार्जिन काफी हो जाएगा, कमाई उनकी काफी हो जाएगी इन दी सेम ट्रैवलिंग। ऑलराइट, तो ये कंट्रोवर्सी हुई है। हम इसके बारे में और भी कल बातें करेंगे। काफी टॉपिक थे आज, मगर कुतुब मीनार ने हमारा सारा समय जो है वो ले लिया। कल हम कुछ और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे।